सो गाइस टुडे वी डिस्कस अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ठीक है। इसके पहले हमने जो भी जितने भी एक्ट्स थे 1853 के पहले वो हमने कवर किया। अगर वो देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं जो भी एक्ट्स हैं उनके रिगार्डिंग। जितने भी हमने एक्ट्स कवर किए हैं, देखिए इनको याद करना बहुत डिफिकल्ट होता है, पर निमोनिक के थ्रू किया है, स्टोरी के थ्रू किया है, तो आपको याद हो जाएगा। तो एक बार आप जाके देख सकते हैं। ठीक है। अब हम अगर बात करें चार्टर एक्ट 1853 की, तो इसको लास्ट चार्टर एक्ट भी कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि क्यों इसको लास्ट चार्टर एक्ट क्यों कहा जाता है। क्योंकि अगर हम देखें तो 1773 के बाद 1813 एक्ट आया, फिर 1833 आया। 1853 आने के बाद जो पार्लियामेंट है, जो पार्लियामेंट थी, उसने इसको रीन्यू नहीं किया, है ना। अदरवाइज़ क्या होता था, हर 20 साल के बाद क्या होता था, जो चार्टर एक्ट है उसको रिन्यू किया जाता था। ना होने का कारण क्या था, क्योंकि देखिए 4 साल चार्टर एक्ट 1853 में अगर हम 4 ऐड करें तो क्या होता है 1857, मतलब इसके 4 साल के बाद ही 1857 का जो रिवोल्ट है वो हुआ था। ठीक है। तो इसके बाद जो एक्ट आया वो आया 1858, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है। इसमें क्या किया, ब्रिटिश क्राउन आ गया, ब्रिटिश क्राउन रूल आ गया। ठीक है। कंपनी रूल को एकदम ही ख़त्म कर दिया गया। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 वो हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है। अभी अगर हम बात करें कि लास्ट चार्टर एक्ट क्यों कहा जाता है, क्यों, क्योंकि उसके बाद रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो गया, क्राउन रूल लागू हो गया। ठीक है। यहाँ से जो चार्टर एक्ट है वो ख़त्म हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है हमारे दिमाग में, वाई डिड दिस एक्ट कम, मतलब इस एक्ट के आने का कारण क्या था। ठीक है। तो अगर हम देखें तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अब 1833 एक्ट के बाद, क्योंकि ओपन मार्केट कर दिया टी और उसके जो टी है और चाइना के ट्रेड के अलावा बाकी सब में ओपन मार्केट कर दिया, तो अब ये ट्रेडिंग कम कर रही थी। ठीक है। और इसने इतना ज़्यादा एक्सपेंड कर लिया था कि अब ये एक रूलर की तरह एक्ट कर रही थी। ठीक है। सो द कंपनी हैड बिकम अ रूलर रेदर देन अ ट्रेडिंग कंपनी। ये फर्स्ट पॉइंट है कि क्यों लाया गया। ठीक है। तो रूलर की तरह एक्ट करने लग गई रेदर देन ट्रेडिंग कंपनी। अभी आगे समझिएगा। दूसरा कि इस पीरियड में जो गवर्नर जनरल थे वो कौन था, लॉर्ड डलहौजी थे। ठीक है। सो ही एक्सपेंडेड ब्रिटिश टेरिटरी। कहाँ कहाँ एक्सपेंड किया, पंजाब, सतारा, झांसी, नागपुर। ठीक है। उन्होंने बहुत एक्सपेंशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया डलहौजी ने। तो इतना एक्सपेंशन होने की वजह से क्या हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन जो था कंपनी का, देखिए कोई कंपनी आई हुई है और उसको अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर देंगे तो उसके एडमिनिस्ट्रेशन में इशू आने लगेगा। ठीक है। देखिए बंगाल में आ चुकी थी, बॉम्बे, मद्रास, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, सिंध, असम, है ना, इतना ज़्यादा ये फैल चुकी थी कंपनी, तो इसके जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें इशू आ रहा था। दूसरा अगर हम इंटरनेशनल बैकग्राउंड देखें, इंटरनेशनल बैकग्राउंड तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तब तक आ चुका था। ठीक है। तो आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से जो फैक्ट्रीज़ थी, जो नई नई फैक्ट्रीज़ लग रही थी, मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बनने लग गए थे। ठीक है। तो उनके लिए प्रोडक्ट्स बनने के लिए कॉटन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। टी बहुत ज़्यादा हो रहा था, इंडिगो बहुत ज़्यादा हो रहा था, और इन सबको सप्लाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक फ्री मार्केट चाहिए, है ना। तो उस मार्केट की रिक्वायरमेंट भी थी। ठीक है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि उसमें जो ट्रेडर्स थे वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को क्यों, हमें भी फ्री ट्रेड मिलना चाहिए। ठीक है। तो ये एक काइंड ऑफ फ्री ट्रेड एरा स्टार्ट हो गया था। तो इन सब रीजंस की वजह से जो पार्लियामेंट है उसने डिसाइड किया कि हमें थोड़ा सा इसमें चेंज करना होगा, और इसके वजह से चार्टर एक्ट 1853 आया। ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा आपको कि चार्टर एक्ट 1853 क्यों आया था। ठीक है। अब हम देखिए अगर इसके फीचर्स के बारे में, तो देखिए जो पहला फीचर है कि वो जो गवर्नर जनरल काउंसिल थी, गवर्नर जनरल काउंसिल थी, उसका जो काम था वो दो काम करती थी। एक तो गवर्नमेंट को रन करती थी, मतलब जो उसके गवर्नमेंट जो टेरिटरीज उसने एक्वायर कर ली थी उनको। दूसरा कि वहाँ के जितने भी ट्रेड हैं उसको मैनेज करती थी, है ना। बेसिक पर्पस तो क्या था, ट्रेड करना, प्रॉफिट कमाना। ठीक है। और सेकेंड जॉब क्या था, लॉ मेकिंग। क्योंकि देखिए आप बॉम्बे, बंगाल इनको जब ऑक्यूपाई करेंगे तो आपको वहाँ कुछ लॉ भी तो बनाने होंगे जिससे आपकी कंपनी इजीली रन कर सके। ठीक है। तो ये बेसिकली काम था इनका। एक तो था गवर्नमेंट को रन करना, ट्रेड करना, दूसरा लॉ बनाना। ठीक। तो अब देखिए
जो गवर्नमेंट को रन करना, ट्रेड करना, ये दोनों, ये ट्रेडिंग काम और लॉ बनाना, ये दोनों काम पहले कौन कर रहा था? गवर्नर जनरल काउंसिल कर रहा था। अब इस एक्ट में 1853 के एक्ट में क्या हुआ कि इस पार्ट को क्या दे दिया गया नाम? एग्जीक्यूटिव मेंबर्स। मतलब जो गवर्नमेंट को रन कर रहे हैं और ट्रेडिंग में हेल्प कर रहे हैं वो कौन हो गए भाई? एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हो गए। और दूसरे मेंबर्स जो लॉ बना रहे हैं उनको सेपरेट कर दिया और उनको क्या बना दिया? उनको बना दिया लेजिस्लेटिव मेंबर्स। ठीक है, तो अब सेपरेशन हो गया किसका? एग्जीक्यूटिव मेंबर्स और लेजिस्लेटिव मेंबर्स का। इसके अलावा 6 नए मेंबर ऐड कर दिए गए। ठीक है, इसमें इसके अलावा क्या किया इन्होंने? 6 नए मेंबर ऐड कर दिए। इन 6 मेंबर्स को लेजिस्लेटिव काउंसलर्स कहा गया। ठीक है, तो इन 6 मेंबर्स को क्या कहेगा? लेजिस्लेटिव काउंसलर। और इस पूरी बॉडी को एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव प्लस 6 मेंबर को क्या कहा गया? लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया। ठीक है, और यही बाद में क्या बनी? इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, यही पूरी बॉडी क्या बनी? इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। आई होप इतना क्लियर होगा। ठीक है, अब देखिए, एक यहाँ एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हो गए जो गवर्नमेंट को रन कर रहे थे, ट्रेडिंग कर रहे थे, दूसरे लॉ बना रहे थे, इनको लेजिस्लेटिव मेंबर कह दिया गया। अब अगर क्वेश्चन आता है कि इंडिया में फर्स्ट टाइम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कब से लागू हुई, तो इसमें हम 1853 को कह सकते हैं कि 1853 में फर्स्ट टाइम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लागू हुई। क्यों? क्योंकि देखिए इसी टाइम पे क्या हुआ? एग्जीक्यूटिव मेंबर्स और लेजिस्लेटिव मेंबर्स सेपरेट हुए, है ना? सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव वर्क और लेजिस्लेटिव वर्क, यही तो काम होता है। ठीक है, यही काम होता है ना। तो इससे क्या हुआ? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है हमारी 1853 में फर्स्ट टाइम हमें दिखी। इस एक्ट को मिनी पार्लियामेंट भी कहा जाता है। मिनी पार्लियामेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी के बाद से डिबेट, डिस्कशन, वोटिंग, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, ये सारी चीज़ें आने लग गई। ठीक है, पहले तो कंपनी क्या है खुद से करती थी अपने हिसाब से, लेकिन अब डिबेट होने लगा, डिस्कशन होने लगा। क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूटिव मेंबर्स अलग हो गए, लेजिस्लेटिव मेंबर्स अलग हो गए, तो अब चीज़ें डिस्कस होने लग गई। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। ठीक है, अब देखिए, अब सेकेंड ओपन कंपटीशन स्टार्ट हो गया। 1853 में क्या हुआ भाई? अब ओपन कंपटीशन स्टार्ट हुआ। 1853 में, 1833 में अगर मैं देखूं तो उस टाइम भी ओपन कंपटीशन के लिए कहा गया था, सिविल सर्वेंट के लिए कहा गया था, पर उसको क्या अपोजिशन मिला था? किसके वजह से? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के वजह से। तो इस वजह से हो नहीं पाया था ओपन कंपटीशन। ठीक है, पर अगर हम 1853 में देखें तो इसमें ओपन कंपटीशन स्टार्ट होता है सिविल सर्वेंट्स के लिए। ठीक है, इसमें मैकॉले कमेटी भी लाई गई थी। पर आप इस चीज़ को अगर मैं पूछूं कि क्या ये जो ओपन कंपटीशन लाया गया ये एक्चुअल में ओपन कंपटीशन था, तो इसका जवाब आएगा नहीं, ये भी एक्चुअल में नहीं था। पर अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि ओपन कंपटीशन या सिविल सर्विसेज कब से स्टार्ट हुआ, तो 1853 आएगा उसका आंसर। पर ये एक्चुअल में नहीं था। क्यों नहीं था? अगर मैं उसका कारण पूछूं तो उसका कारण क्या है कि देखिए, एक तो इसमें जो एग्ज़ाम हेल्ड होता था वो कहाँ होता था? लंदन में होता था। ठीक है, मैक्सिमम एज जो थी वो बहुत कम थी। ठीक है, और इंडियंस क्या थे? बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, है ना? और सिलेबस जो था वो ऐसा बनाया गया था कि जो ब्रिटिश स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वो ज़्यादा मतलब इजी गोइंग था एज़ कम्पेयर टू द इंडियन स्टूडेंट्स। ठीक है, और अगर मान लीजिए जो कंपटीशन है वो लंदन में हो रहा है, तो इंडिया की जो हालत थी वो ऐसी थी कि अब इंडिया से कोई लंदन एग्ज़ाम देने तो जनरली नहीं जाएगा ना, तो इतने दूर ट्रैवल करने का जो एक्सपेंस है वो भी बियर करना मुश्किल था। तो ये ओपन कंपटीशन तो था, पर फुल्ली फेयर ओपन कंपटीशन हम इसको नहीं कहेंगे। ठीक है, इसके बाद जो कंपनी रूल है वो एक्सटेंड नहीं किया गया। ठीक है, पहले क्या होता था, मतलब 20-20 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाता था, लेकिन अब नहीं किया गया, है ना? टर्मिनेट कर मतलब ये कर दिया गया कि भाई हम जब चाहें तब इसको टर्मिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है इसके फीचर में, कंपनी रूल नॉट एक्सीडेड फॉर टाइम लिमिट। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है? लोकल रिप्रेजेंटेशन। इसने फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, इसमें देखिए जो 4 मेंबर्स थे उनको अपॉइंट किया गया बाय द लोकल प्रोविंसेस। कौन कौन से 4 मेंबर्स थे? एक तो मद्रास को इंट्रोड्यूस किया गया, बॉम्बे को इंट्रोड्यूस किया गया, बंगाल को इंट्रोड्यूस किया गया और आगरा को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, तो ये जो 4 मेंबर्स थे इनका लोकल प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया। ये भी पॉइंट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो यही सारे फीचर थे। अगर मैं बात करूं
जो आपका एक्ट है, चार्टर एक्ट 1853 उसके। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। अब देखिए ये आपको समझ तो आ गया, पर याद कैसे होगी है, तो इसके लिए बहुत आसान सी एक ट्रिक बनाइए। आपको 1853 एक्ट जब भी पूछेगा तो आपको एक वर्ड याद रखना है, सोल, SOLE। ठीक है, सोल, S स्टैंड फॉर सेपरेट लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन। पहला फीचर क्या था, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शन को सेपरेट कर दिया था और 6 न्यू मेंबर इंट्रोड्यूस कर दिए गए थे, यही था। दूसरा पॉइंट का था, अगर मैं ओ से देखूं, ओ से याद आ जाएगा ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज। अगर मैं एल से देखूं तो लोकल रिप्रेजेंटेशन है ना, लोकल रिप्रेजेंटेशन मतलब प्रोविंशियल, जो लोकल प्रोविंसेस थे उनका रिप्रेजेंटेशन अब स्टार्ट हो गया। ठीक है, किसका किसका, मद्रास का, ठीक है, उसके बाद बॉम्बे का, उसके बाद बंगाल का, ठीक है, उसके बाद आगरा का। ठीक है, तो ये लोकल प्रोविंशियल का जो रिप्रेजेंटेशन है वो स्टार्ट हो गया। अब अगर मैं ई देखूं तो एक्सटेंडेड कंपनी रूल विदाउट फिक्स टाइम, पहले क्या था, फिक्स टाइम होता था कि 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, अब इस चीज़ को हटा दिया गया। तो ये सारे फीचर्स आपको एक वर्ड से याद हो जाएंगे, जो है आपका सोल। आई होप ये आपको टॉपिक क्लियर होगा और आपको अब ये कभी नहीं भूलेगा। थैंक यू सो मच।